है। तो कल हम लोगों ने डीबीडब्ल्यू स्टार्ट किया था, उस पर काम करना। आज कंटिन्यू करेंगे आगे भी। सर, हाँ। वो कल वाला इशू आप बोल रहे थे, कल कराओ बताऊंगा। हाँ बताओ क्या इशू है। तीनों में इशू है सर, मेरा आ गया। इसमें जो मालवेयर था उसमें भी आ रहा है सर। वो सेंड कैसे करना है, एक मिनट वो तो बता दो। अच्छा, वो सेंड ही नहीं हो रहा सर, मैंने किया था। तुमने क्या ट्राई किया? स्क्रीन शेयर करें एक बार सर। करो। ये आ रहा है, इससे आगे हो ही नहीं रहा। जो डब्ल्यू ए आ रहा में हम्म। सर, इससे आगे नहीं हो रहा, मैंने सारा किया था। तुमने माई एसक्यूएल खोला, उसके अंदर क्यों तुम उसमें अपाचे टू वाले उसमें जा रहे हो? कर क्या रहे हो यहाँ पे? जो कमांड उसमें दे रखी थी सर, वो अप्लाई की थी मैंने। जो कमांड उसमें दे रखी है वो तो तुम नहीं कर रहे, गलत कर रहे हो यहाँ पे। ये उसको गलत है देख सर। के ढंग से करो। चलो ये तो हुआ सर, इसके बाद में सर ये जो ये था ना सर, क्या? ये जो लिंक था, ये आपने बोला था ये उसमें हाँ। खोलना है हाँ। ब्राउजर में। हाँ। तो सर ब्राउजर में नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा? नो करके देखो सर। दोबारा से। दोबारा करें सर? हम्म। एक मिनट। क्या रहा है? अरे तो सोशल फिश तूने बंद कर दिया, उसको वापस स्टार्ट तो कर। कहाँ पर सर? कमांड लाइन में से तो बंद किया हुआ तूने सब। पहले भी यही आ रहा था। तो पहले रन तो करो, जरा इसके से होगा। रब करके देखे। अब जो है इसका। लो सर, अब भी यही है। क्या कर रहा है? रिफ्रेश करके देखो एक बार इस पेज पे, क्या 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 रहा है। एक सेकंड। ये तूने चलाया किसमें, काली में, और एक्सेस किसमें कर रहा है? विंडो में। तो काली में करो ना एक्सेस। लोग उसको, विंडोज थोड़ी उसको एक्सेस कर सकता है। चल पड़ा। चल तो रहा है। तो हो अब गया। चला सर, पहले विंडो में एक्सेस करे थे।
अरे तो यार काली में चला के उसको विंडोज में एक्सेस कर रहे हो, काम ही गलत कर रहे हो, कहाँ से खुलेगा? यस सर, गलत हो गया था। ठीक है, चल रहा है ये तो। ओके सर, ओके। और क्या वो इशू आ रहा है? वो लाइनक्स वो मालवेयर कैसे सेंड करना सर विंडो में? विंडोज की बनाई हुई क्या वीएम कोई? ये सर विंडो की बनाई है मैंने, ये देखिए ये रहा सर। नहीं नहीं, फाइल तो ठीक है। तो सेंड कैसे करना है? इस पर राइट क्लिक किया सर, और अब सर राइट क्लिक करके तो क्या करोगे? दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, काली और विंडोज वाली वीएम। वो वर्चुअल मशीन में चलाई है, वीएमवेयर में चलाई हुई है सर, विंडो भी अलग से। सेम नेटवर्क पे हैं दोनों। तो वर्चुअल वीएमवेयर में होने से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा। दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, उससे मतलब है। शायद दोनों सेम ही पर है सर। ऐसे कैसे पता चलेगा ये सेम नेटवर्क पे हैं अलग अलग? सेटिंग चेक करो नेटवर्क की। अरे जो उसकी वर्चुअल मशीन की सेटिंग है वो चेक करो ना। सर सेम भी पर है मेरे, ये भी वही से कनेक्ट करेंगे वो भी सर। क्या चीज? वो अलग विंडो पे सेंड करेंगे एक मिनट सर से, कल बता देंगे आपको भी। तो दोनों अगर सेम नेटवर्क पे तो उसमें पाइथन सर्वर क्रिएट करके सिंपली इससे डाउनलोड कर लो विंडोज में, ब्राउजर में जाके। सर कल जो लिंक दी थी वो मिल सकती है क्या आज? किस चीज के लिए? कल क्लास हुआ था ना, तो हाँ कल हाँ। जो लिंक मिली थी जूम की वो लिंक। अच्छा ठीक है, वो दे दो, एंड में देता हूँ सेशन। ओके। तो हम लोग काम कर रहे थे डीबीडब्ल्यू पे, इसी को आगे करते हैं, कंटिन्यू।
तो हमने LFI देखा था लास्ट, आगे देखते हैं आज। तो नेक्स्ट अब आते हैं CSRF पे। तो CSRF मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। CSRF क्या होता है कि जैसे मान लो कोई यूजर लॉग्ड इन है किसी वेबसाइट में, और अटैकर जो है वो क्या करता है, उस यूजर को कोई लिंक भेजता है। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करता है, जो भी विक्टिम है, जो टारगेट है, तो क्या होगा कि कुछ एक्शन होगा उसके अकाउंट पे, जो मतलब अनइंटेंडेड है, जो उसने करना नहीं चाहा। मतलब हो सकता है पासवर्ड चेंज हो जाए, या अकाउंट में कुछ और इन्फॉर्मेशन चेंज हो, या अगर मान लो कुछ बैंक अकाउंट वगैरह की बात कर रहे हैं तो और भी कुछ सीरियस सिचुएशन हो सकती है, जैसे पैसे ट्रांसफर हो जाए उसके अकाउंट से बिना मर्जी के। तो काफी जो है इशू इस तरह से आ सकता है अगर CSRF अटैक का कोई विक्टिम हो जाता है तो। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक पासवर्ड चेंज करने का जो है पेज, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो अटैकर्स जैसे इसमें इन सिचुएशन में क्या करते हैं, ये तो एक्चुअल वेबसाइट पे पासवर्ड चेंज करने का वो है पेज। अगर कोई लॉग्ड इन है, अब DBWA में क्या है, वो पहले लॉगिन मांगता है। अगर लॉग्ड इन नहीं हो तो वो कुछ नहीं करना देगा। तो ये चेंज पासवर्ड है, वो भी वही कर सकता है जो लॉग्ड इन है। अदरवाइज जो लॉग्ड इन है ही नहीं, वो पासवर्ड कैसे चेंज करेगा। तो ये चेंज पासवर्ड वाले सेक्शन में फिर होता क्या है कि कोई लॉग्ड इन है, वो आके यहाँ पे अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो अब अटैकर्स किस तरह से इस चीज़ को, यहाँ पे अगर CSRF उसको करना है अटैक, तो किस चीज़ से एक्ट करेगा, किस तरह से एक्ट करेगा कि ये जो सोर्स कोड है वहाँ जाएगा, और ये जो लॉगिन फॉर्म है, ये पार्ट लॉगिन फॉर्म है, इसको कॉपी कर लेगा पूरा। जो फॉर्म है, HTML फॉर्म, इसको कॉपी कर लेगा, और इसको कॉपी करके अपना एक खुद का HTML पेज बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि HTML पेज बनाया, इसमें जो फॉर्म था उसको पेस्ट किया, और एक दो चेंजेस किए। ठीक है, पहली बात तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड था, पासवर्ड चेंज करके उसको हिडन कर दिया। अगर कोई हिडन इनपुट होता है तो वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, वो सोर्स कोड में दिखेगा तुम्हें, बट स्क्रीन पे जो पेज एक्सेस कर रहा है उसको वो चीज़ नहीं दिखती। और हमने कुछ और चेंजेस किए हैं। क्या क्या किया है वो देखते हैं। फॉर्म एक्शन वो उस URL है, जिस URL पे हमने इसको भेजना है। तो एक्चुअली यहाँ पे कि मतलब ये जो
अब होगा क्या कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, वो इसमें होता है फॉर्म एक्शन में कि कहाँ सबमिट होगा फॉर्म, ये पासवर्ड की वैल्यू कहाँ सबमिट होगी। ठीक है। अब इसमें दो इनपुट फील्ड्स हैं, पासवर्ड अंडरस्कोर न्यू है एक का नाम, दूसरा पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्म। तो वो होता है ना कि एक में तो वो कहता है पासवर्ड डालो, फिर कहता है कंफर्म करो कि ये चेंज करना, दो बार एंटर करवाता है पासवर्ड। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और इनपुट फील्ड का नेम ये है, और वैल्यू लेकिन जो है हम पहले से ही सेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड्स की। एक की हमने वैल्यू दिया पासवर्ड 123, दूसरे की भी सेम वैल्यू दिया पासवर्ड 123। इसका मतलब क्या है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जो एक्चुअली उस पर क्लिक करेगा उसको तो पता नहीं होगा कि पासवर्ड चेंज हो रहा है, लेकिन उसका पासवर्ड चेंज करके अटैकर क्या कर देगा, पासवर्ड 123, और उसको क्या दिखेगा, ये जो सबमिट बटन है इसकी वैल्यू हमने की हुई है क्लिक हेयर टू अर्न $100। तो इस तरह से पेज शो होगा उसको, वो क्लिक करेगा और उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इस जो पेज है इसको अगर मैं ब्राउजर में खोलूँ तो देखो किस तरह से दिखता है ये। यहाँ पे सिंपली उसको वो इनपुट फील्ड्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक इस तरह से बटन दिखेगा, क्लिक हेयर टू अर्न $100। अगर इस पर क्लिक कर दिया तो क्या होता है देखो, वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ले आता है मेरे को और कहता है पासवर्ड चेंज। तो इसमें क्या है, विक्टिम ने जैसे ही क्लिक किया उसका पासवर्ड चेंज हो गया। अब अटैकर के पास उसके अकाउंट का पासवर्ड आ गया, और अब उसके पास पासवर्ड आ गया तो कुछ भी कर सकता है वो उस अकाउंट का, वो पूरा अकाउंट जो है टेक ओवर कर सकता है और फिर जो चाहे करे। तो यहाँ पे जैसे इस केस में पासवर्ड चेंज हो गया, अब मैं ओरिजिनल पासवर्ड से अगर लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ तो लॉग इन नहीं होगा। चेंज पासवर्ड था उससे लॉग इन किया। अब चलो यहाँ तो हमने एज एन एग्जांपल इसको लिया है अटैक को, अब तो हमें पता है कि क्या पासवर्ड है, इसलिए हम उससे लॉग इन कर पा रहे हैं। बट एक्चुअल जब अगर ये अटैक होता है कहीं पे तो विक्टिम को तो पासवर्ड पता नहीं होता कि नया पासवर्ड क्या है, और उसका अकाउंट जो है इस तरह से अटैकर के पास आ जाते हैं डिटेल्स। और यहाँ तो चलो इस एग्जांपल में क्या किया, जो लिंक था, जो पेज हमने विक्टिम को दिखाया है उस पर क्लिक करके, उस सबमिट बटन पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई जैसे बैंक अकाउंट अगर मान लो तो वहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये होता है CSRF, जिसमें अटैकर क्या करता है कि विक्टिम किसी वेबसाइट पर अगर लॉग्ड इन है तो उस वेबसाइट पे उससे कुछ ऐसा अनइंटेंडेड काम करवाना, जैसे यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया, या हो सकता है अकाउंट डिलीट कर दे, या हो सकता है कुछ और काम करवाए, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या फंक्शनलिटी सर अवेलेबल है अकाउंट सर के साथ। हाँ बोलो। एक बार दोबारा बताना, मेरा नेटवर्क चला गया था।
पासवर्ड बस चेंज किया था, पासवर्ड चेंज करने के बाद उसने क्लिक किया था, उसके बाद सर। उसके बाद फिर पासवर्ड चेंज हो गया उसका। ओके सर। तो CSRF में मैं वही कह रहा हूँ, क्या होता है कि विक्टिम किसी वेबसाइट में लॉग्ड इन है, और अटैकर क्या करता है, उसको कोई लिंक भेजता है। उसको ऑफकोर्स विक्टिम को ये नहीं पता चल रहा कि उस लिंक से एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये था, उसके पास उसको पेज दिखा जिसमें सिंपली ये था, क्लिक है टू अर्न $100। उसने क्लिक किया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा, उसका पासवर्ड चेंज हो गया। तो CSRF में अटैकर विक्टिम से कुछ ऐसा करवाता है अकाउंट पे, जो विक्टिम को उस समय पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। कुछ अनइंटेंडेड एक्शन होता है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड चेंज हुआ, हो सकता है अकाउंट डिलीट ही करवा दे, हो सकता है कुछ और इंटरेक्शन करवाए उससे, अकाउंट का कोई और डिटेल चेंज करे, या अगर कोई बैंक अकाउंट है तो वहाँ ये हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन करवा दे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। क्या चीज़ क्लियर मेरा नहीं है? नेटवर्क चला गया। मेरा नेटवर्क यार अब रिकॉर्डिंग में डिस्कनेक्ट हो देखना, रहा है। हर किसी का नेटवर्क जाता रहता है, तो मैं एक एक टॉपिक 10 बार थोड़ी बताऊँ। ओके सर। नेटवर्क, देखो, एक बार दो बार की बात अलग है, बट ये रोज का फिर तुम करोगे तो इस तरह से तो कभी सिलेबस नहीं खत्म होगा तुम लोगों का। अच्छा, एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से ये चीज़ नहीं करा रहा। हमने जो लॉगिन फॉर्म लिया देखा था पेज में, वहाँ पे था ये। ठीक है, तो ये जो फॉर्म था, इसका कोड कॉपी किया, और मतलब यहाँ पे अटैकर किस तरह से अटैक बनाता है वो मैं बता रहा हूँ। फॉर्म को कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, उसका इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन कर दिया ताकि पेज पे दिखे नहीं, और पासवर्ड चेंज करने के लिए है, उसका हमने प्रीसेट वैल्यू दे दी कि जब वो पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई क्लिक करेगा तो नया पासवर्ड ये हो जाएगा। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, मतलब कि कहाँ पे सबमिट करनी है ये वैल्यूज, और जो सबमिट बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, मतलब जो सबमिट बटन दिखता है उसकी वैल्यू में हमने क्या लिख दिया, क्लिक हेयर टू अर्न $100। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सर ये पेज कैसे बनेगा सर? सिंपल HTML पेज है। हमने उसमें से डेटा कॉपी किया और उसमें कुछ चेंजेस कर दी। जो ओरिजिनल पेज था उसमें से हमने फॉर्म वाला पार्ट उठा के ये चेंजेस कर दिए बस। ओके सर। अब एक्चुअली तो क्या होगा, अब इसको हमने कहीं होस्ट नहीं किया, अटैकर्स क्या करते हैं, इस तरह का पेज अपनी वेबसाइट वगैरह पे डाल देते हैं, और फिर उसका लिंक विक्टिम को देते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ तो कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे होस्ट करो इसे, बट अटैकर्स क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे इसको होस्ट कर देते हैं। तो अब इसका फिर जो लिंक है वो विक्टिम को देते हैं। जैसे मान लो अब ये पेज को मैं फायरफॉक्स में खोल के देखूं, ब्राउजर में मतलब, तो किस तरह से दिखता है, क्लिक हियर टू अर्न $100। ठीक है, इतना ही दिखेगा विक्टिम को, उसको कोई वो पासवर्ड चेंज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। उसने क्लिक किया इस पे, तो लेकिन वो इस वेबसाइट पे आ गया, उसको दिख रहा है पासवर्ड चेंज। अब ओरिजिनल पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पाएगा वो, तो उसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। और ये पासवर्ड किसको पता है, अटैकर को, जिसने लिंक भेजा था उसको तो पता है पासवर्ड क्या है, विक्टिम को लेकिन नहीं पता, तो अपने अकाउंट में फिर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो CSRF का यही वो होता है कि अटैकर कोई ऐसा लिंक भेजता है विक्टिम को जिस पे क्लिक करने के बाद उसका कुछ ना कुछ अकाउंट डिटेल्स चेंज हो जाते हैं। ओके सर। या मतलब बेसिकली कोई अनइंटेंडेड एक्शन होता है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन, या जैसे ये पासवर्ड चेंज, इस तरह का कुछ ना कुछ होता है।
फिर अपन आते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अब दो तरह की है, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में मेनली होता क्या है कि जैसे कोई इनपुट फील्ड है कहीं पेज पे, जैसे यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कोई यूजर से इनपुट ले रही है वेबसाइट। ठीक है, उसने पूछा व्हाट्स योर नेम। तो नॉर्मली यूजर क्या इनपुट देगा, अपना नाम डाल देगा सिंपली उसमें। व्हाट्स योर नेम पूछा उसने, तो तुम वही करोगे, अपना नाम डालोगे, एंटर करोगे, और वो क्या आउटपुट देगा फिर देखते हैं। चलो, अगर मैं अपना नाम यहाँ पे डालता हूँ या किसी का भी नाम डालता हूँ, जैसे अगर बॉब डाला, तो क्या कर रहा है, हेलो बॉब। अच्छा, इस तरह से आउटपुट दिखा रहा है। तुम कुछ भी नाम डालो उसमें और वो हेलो करके वो नाम डिस्प्ले कर रहा है। तो तुमसे इनपुट लेके वो उसको उसी चीज को डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पे। अब अगर ये यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोई वेबसाइट वाले ने बनाई, तो उसमें क्या होगा कि नाम तो अलग चीज हो गई, बट हो सकता है कि हम कुछ ऐसा डालें, कुछ कोड डाल दें उसके अंदर, मैलिशियस कोड, जिससे हमें कुछ डिटेल्स पता चल जाए सिस्टम के बारे में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, कोई भी पेज होता है, जो कोई भी वेब पेज जो हमें दिखता है, फ्रंट एंड जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इससे फेमिलियर हो, क्या होते हैं ये? ना सर। नहीं, HTML मतलब कि जो कंटेंट है वेबसाइट का, जिसमें क्या टेक्स्ट, इमेजेस, जो मीडिया जो भी है, वो HTML के अंडर में आता है। CSS मतलब उसकी स्टाइलिंग, अपीयरेंस जो है वेब पेज का, फॉन्ट्स, कलर्स, इस तरह की चीजें। और तीसरी चीज जो है, दैट इज कि वेब पेज का बिहेवियर। जब तुम किसी बटन पे क्लिक करते हो, या जब कोई वैल्यू कहीं सबमिट करते हो, या किसी चीज पे हवर करते हो, तो पेज किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है पेज। ये चीज डिफाइन होती है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो तीन पार्ट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब CSS तो चलो उतना कोई उसका मीनिंग है नहीं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में CSS का कुछ नहीं करते। HTML यूजुअली, HTML को भी छेड़ा नहीं जाता है, हालांकि HTML भी यूज किया जा सकता है इसमें, पर मेनली टारगेट होता है जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पेज का बिहेवियर कंट्रोल करता है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट हमारा टारगेट होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। तो अब जैसे मैंने इसमें बॉब लिखा, हेलो बॉब करके आ गया, मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे लिखना। जैसे थोड़ा सा HTML डाल के देखते हैं इसके अंदर। अब ये क्या HTML कोड है, HTML टैग्स लगाए हैं, उसके अंदर मैंने बॉब लिखा है। तो ये बी क्या होता है, बोल्ड के लिए, अगर कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो इसको देखते हैं सबमिट करके। अब यहाँ पे देखो, बॉब जो है वो बोल्ड में आ रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे HTML कोड डाल रहा हूँ, उसको सीधे सीधे वो चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे
पॉसिबल लग रही है मेरे को, क्योंकि मैंने HTML कोड डाला, वो सीधे सीधे उसने HTML कोड की तरह एग्जीक्यूट कर दिया। इटैलिक्स डाल के देखते हैं। तो अब देखो ये बॉब जो है ये इटैलिक्स में आ रहा है। ये भी HTML कोड था, इटैलिक्स वाला टैग लगा था, आई टैग, वो भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, उसको और टेस्ट करते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड डालूंगा। तो जावास्क्रिप्ट में अब क्या करेंगे कि अगेन उसको भी हम डालने से पहले ये HTML के स्क्रिप्ट टैग्स लगाते हैं और उसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड डालते हैं। और स्टार्टिंग में मैं एक बहुत ही सिंपल सा डालता हूँ यहाँ पे कोड, अलर्ट 1, स्क्रिप्ट अलर्ट 1। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पॉसिबल है तो ये सिंपली एक अलर्ट जनरेट कर देगा स्क्रीन पे, जिसमें वैल्यू का आएगी 1। तो लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। तो स्क्रीन पे अलर्ट आ गया, उसमें लिखा हुआ है 1। मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है और हमने अपना कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड डाला तो वो चीज़ हमें दिख रही है। अब इससे अटैकर्स क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही मेजर जो केस होता है जावास्क्रिप्ट, बहुत ही सॉरी जावास्क्रिप्ट नहीं, बहुत ही मेजर जो एक यूज होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, वो होता है कि कुकीज स्टील करना। कुकीज जानते हो ना क्या होता है? नहीं, नहीं आइडिया कुकी का? नो। नो, ओके। देखो तुम जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, ये तुमने लॉगिन किया, अपना अकाउंट डिटेल डाले। अब देखो HTML, सॉरी HTML बोल रहा हूँ, HTTP जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। उसमें अदरवाइज कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि कोई लॉग्ड इन है या नहीं। इसलिए फिर क्या होता है, इस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए कि ताकि तुम्हें हर पेज पे बार बार लॉगिन ना करना पड़े वेबसाइट में, क्या किया जाता है कि जब तुम लॉगिन करते हो, जो जो वेब सर्वर है वो एक कुकी स्टोर करता है तुम्हारे सिस्टम पे। वो कुकी क्या होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अकाउंट लॉग्ड इन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो उससे सर्वर के लिए आसान हो जाता है ट्रैक करना कि तुम लॉग्ड इन हो वेबसाइट पे। तो जब भी तुम्हारी जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है तुम्हारे ब्राउजर से, उसमें कुकी भी साथ में भेजता है ब्राउजर। तो क्या है, सर्वर को भी पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। तो ये कुकी जो है कहाँ स्टोर होती है, अपने ब्राउजर में। ये भेजता है वेब सर्वर कुकी सेट करके। हाँ हाँ से कभी वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो वो पहले पूछते हैं एक्सेप्ट कुकीज़ और नॉट। वो कुकीज तो डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है, मतलब होता तो वो भी दोनों में सेम है। फ़र्क क्या है? मतलब होता वो कुकीज का मीनिंग वही है कि वेबसाइट कुछ कुकीज सेव कर रहा है, मतलब कुछ डेटा सेव कर रहा है तुम्हारे ब्राउजर के अंदर। ओके सर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे काम की कुकीज वो वाली हैं जिसमें तुम्हारे सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
ठीक है। तो अब होता क्या है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जैसे मैंने बोला, सबसे एक मेजर यूज केस रहता है कुकी स्टील करने का। कुकीज चुराने की कोशिश करते हैं अटैकर्स। अगर कुकी तुमने चुरा ली, किसी की चुरा ली मतलब तुम्हें पता चल गया किसी यूजर की कुकी क्या है, तो तुम अपने ब्राउजर में उसको स्टोर करके उस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और वो फिर क्या होगा कि यू विल बी लॉग्ड इन एज दैट यूजर। उसका सेशन तुमने स्टील कर लिया, सेशन हाईजैकिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं कि किसी और का सेशन तुमने हाईजैक कर लिया। और अब तुम्हारे ब्राउजर में या तुम उस यूजर के अकाउंट से काम कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है, इससे कुकीज कैसे मिलती हैं? सबसे पहले तो एक सिंपल से अलर्ट के थ्रू देखते हैं। तो स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, मतलब करंट जो पेज है उससे एसोसिएटेड जो कुकी है उसकी वैल्यू दिखेगी अलर्ट में। तो सिक्योरिटी इज इक्वल टू लो, पीएचपी सेशन आईडी इज इक्वल टू, ये पूरी कुकी है, ठीक है। जितने भी वैल्यूज होंगी कुकी में सारी तुम्हें दिख जाएंगी। लेकिन ये तो हमने अलर्ट जनरेट करवा, इससे कोई फायदा नहीं है। क्यों, बता सकते हो क्यों फायदा नहीं है? इससे फायदा इसलिए नहीं क्योंकि अलर्ट तो किसकी स्क्रीन पे जनरेट हो रहा है, विक्टिम की स्क्रीन पे, जिसके सिस्टम में प्रोसेस स्क्रिप्टिंग वाला कोड रन कर रहा है। तो उसको थोड़ी ना चाहिए कुकी, कुकी तो हमें चाहिए उसकी। उसके उसको अगर इस तरह से अलर्ट दिखेगा तो सिंपली कंफ्यूज हो जाएगा वो क्या रहा है। वो भी देखते हैं कैसे होता है। कुछ और प्रोसेस स्क्रिप्टिंग के वो अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं पेलोड में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, विंडो डॉट लोकेशन, स्क्रिप्ट के अंदर विंडो डॉट लोकेशन http google.com। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही। ओके, लेट अस सी। विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू http google.com। तो मतलब कि वो उस वेबसाइट पे चला गया जो हमने विंडो डॉट लोकेशन में दी, उसकी लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पेलोड है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कैसे यूज कर सकता हूँ मैं इस चीज़ का? देखो, अच्छा गूगल आ गए तो वापस जाते हैं यहाँ पे। अटैकर्स इस चीज़ को किस तरह से यूज करते हैं? अच्छा, और एक चीज़ और एक दो और तरह के भी पेलोड्स आते हैं। जैसे स्क्रिप्ट के अलावा मान लो इमेज टैग है, ठीक है। अगर कोई इमेज आती है वेबसाइट में कहीं पे, तो इमेज टैग यूज होता है उसके लिए, आईएमजी। तो उसमें पहली चीज़ क्या देनी होती है, उसका सोर्स।
मतलब पहली चीज क्या, मेनली तो यही जरूरी होता है सिर्फ कि उसका सोर्स हो, कि उसका यूआरएल या उसका पाथ अगर वो सेम सिस्टम से तुम सिस्टम में स्टोर कोई इमेज अगर उठा रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, ऑन एरर इज इक्वल टू, और जो भी अपना क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वाला पेलोड है, तो ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। मतलब कि इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स, हमने इमेज डाली पर उसका कोई सोर्स दिया नहीं, और ऑन एरर मतलब कि अगर कोई एरर आता है इस इमेज को लोड करने में तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एरर आएगा ही आएगा क्योंकि हमने कोई सोर्स दिया ही नहीं उस इमेज का। तो ये जो कोड था ये चल गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला। फिर एक और है बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पोस्ट नेम, तो ये भी कहाँ अलर्ट में आ रहा है। तो जो टारगेट है उसका आईपी पता चल रहा है, ठीक है, जिसके सिस्टम पे चल रहा है ये, मतलब सॉरी ये वेब सर्वर पे जहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। होता क्या है देखो, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का हम कोड चला रहे हैं ये कहाँ जाता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसका प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ठीक है। तो सर्वर से रिफ्लेक्ट होके आउटपुट विक्टिम के पास आता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं जो कह रहा था कुकी स्टीलिंग, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें अटैकर्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं अपना एक वो पाइथन वाला सर्वर चलाऊंगा, सुडो पाइथन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेब सर्वर शुरू हो गया। अब मैं करूँगा क्या, अब एक्चुअली मुझे इस पे सर्वर पे कुछ पोस्ट नहीं करना है, लेकिन अब यहाँ देखो, मैंने ऑन एरर वाला वो लिया, और मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा अपना जो वेब सर्वर है उसका। वेब सर्वर कहाँ पे, मेरे सिस्टम, तो मैं अपने सिस्टम पे अपने सिस्टम का आईपी डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इमेज सोर्स इज इक्वल टू एक्स वाला हमने पेलोड यूज किया, ऑन एरर इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन, और लोकेशन मैंने क्या दी है, जो मेरा वेब सर्वर है उसकी http:10.0.2.15 मेरा आईपी, और प्लस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो भी काम किस तरह से करेगा कि इस लोकेशन पर रिक्वेस्ट भेजेगा, और उसमें क्या होगा, जिस यूआरएल को वो रिक्वेस्ट कर रहा है उस यूआरएल में वो कुकी की वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। तो लेट्स सी, तो एरर रिस्पॉन्स फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये फाइल नहीं मिलेगी, बट यहाँ देखो सर्वर के जो लॉग्स हैं उसमें मेरे को यहाँ पे एक कुकी की वैल्यू मिल गई अपने वेब सर्वर पे, तो हमने कुकी यहाँ से स्टील कर ली। अब ये कुकी मैं अपने ब्राउजर में स्टोर करके आई कैन लॉग इन एज द विक्टिम। कुकी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैं सर्वर को यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो मैंने कुकी स्टील कर ली, एंड अब मैं सेशन हाईजैक कर सकता हूँ आराम से विक्टिम का। और उसके लिए हम करते क्या है, अब कुछ ये तो खुलेगा नहीं, ये जो पूरा कोड जनरेट होता है, ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल हम किसी
जो विक्टिम है उसको दे देते हैं। वो जब इस पर क्लिक करेगा, अब इस यूआरएल में ऑलरेडी एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड भी आ रहा है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू वाला जो पैरामीटर है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड स्टोर्ड है। तो ये जिसके भी सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा उसकी हमें कुकी वैल्यू मिल जाएगी। और इसको रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोड, ये जब यूआरएल पे वो जाएगा तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके रिजल्ट जो है विक्टिम के सिस्टम में दिखाई देगा। लेकिन इस तरह का अटैक वही काम करेगा जैसे मैंने जिसको ये लिंक दिया है, वो उस लिंक पे क्लिक करेगा, उसी के सिस्टम में काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेबसाइट में तो हम कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोड सिर्फ affect करेगा, देंगे। स्क्रिप्टिंग होती है स्टोर्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग। ये ज्यादा लोगों को, ज्यादा सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। क्योंकि स्टोर्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग में क्या है कि जो प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का कोड है, हम वो वेबसाइट के ही कोड में, वेबसाइट के डेटाबेस में हम कहीं ना कहीं उसको सेव करवा देते हैं। वेबसाइट के डेटाबेस में कैसे सेव करवाते हैं, देखते हैं। जब लास्ट टाइम मैंने किया था तब का ये इफेक्ट आ रहा है अभी भी। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है, साइन गेस्ट बुक। ठीक है, तो कोई अपने नाम और मैसेज डाल के इसमें स्टोर कर सकता है, और ये वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो जब भी इस पेज पे मैं जाऊंगा तो ये, मतलब ये वेब पेज जो भी एक्सेस करेगा उसको ये चीज दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड डाल दिया, जावास्क्रिप्ट कोड डाल दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो भी इस पेज को एक्सेस करेगा उसके ब्राउजर में वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है वो चल जाएगी, और जो भी ऑफकोर्स हमने कोड में दिया हुआ है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज मच मोर डेंजरस स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड स्टोर हो जाता है वेबसाइट के डेटाबेस में, और जो भी एक्सेस करेगा उसको वो अफेक्ट हो जाएगा इससे। तो इससे काफी ज्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं जो भी वेबसाइट विजिट करता है वो। जबकि रिफ्लेक्टेड में क्या है, जिसको वो लिंक भेजा जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला, सिर्फ वही अफेक्ट होगा। इसलिए दिस इज मोर डेंजरस, दिस इज मोर क्रिटिकल। और अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, इस तरह से नेम और
मैसेज जो भी देखेगा ये पेज उसको दिखेगा। इसमें अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड डाल दें क्या होगा, तो देखते हैं कहाँ डाला जा सकता है पहले तो। ठीक है, ए एल के आगे मेरे को कुछ डाल नहीं दे रहा, तो बॉडी में अपन डाल सकते हैं क्या? गेस बुक। ओके, तो बॉडी में उसने वो डाल दिया, मैसेज बॉडी में, लेकिन एग्जीक्यूट हो नहीं रहा उसमें। तो मतलब मैसेज वाला जो सेक्शन है दैट इज नॉट वल्नरेबल। नेम चेक करना पड़ेगा कि ये वल्नरेबल है या नहीं, लेकिन इसमें हमें डालना ही नहीं दे रहा वो। ठीक है, स्क्रिप्ट एल के आगे जाने नहीं दे रहा। लेट्स सी इसके कोड में क्या है, एक एलिमेंट करते हैं। इनपुट नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, ये वाला जो है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, साइज 30, मैक्स लेंथ 10। तो मैक्सिमम लेंथ जो है कैरेक्टर उसकी वो 10 है। अब ये चीज़ तो क्या क्लाइंट साइड में, मैं यहाँ पे जाके इसको हटा देता हूँ, मैक्स लेंथ वाले वेरिएबल को ही हटा देता हूँ। तो मैं जितना डेटा चाहूँ एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे। स्क्रिप्ट अलर्ट 10 जैसे अगर किया, मैसेज में कुछ भी लिख दिया। अब साइन गेस बुक तो चल रहा है, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का कोड जो है मेरा। अब जितनी बार मैं इस पेज पे आऊँगा कोड चलेगा, 10 इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पे। और जितनी बार मैं ही नहीं, जितनी बार अगर ये एक एक्चुअल वेबसाइट होती, इंटरनेट पे होस्टेड होती है और इसमें इस तरह से हमने स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखी, तो जो भी इस पेज को एक्सेस करे उस हर किसी के सिस्टम पे ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड चल जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होता है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए इस तरह के अटैक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर किया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्लियर है क्या क्या हुआ यहाँ पे? कुछ है क्वेश्चन इसमें? नहीं, नो सर, नो सर। ये तो था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसमें बचा है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो मैं एसक्यूएल इंजेक्शन पे आऊँ इससे पहले, तुम लोग एसक्यूएल से फेमिलियर हो, क्या होता है एसक्यूएल? हो या नहीं? नहीं फेमिलियर हो? Okay. तो डेटाबेस जो होते हैं, जहाँ जैसे वेबसाइट है उसका अपना एक डेटाबेस होगा, तो जो जो होते हैं ये ऑल लाखों होते हैं, वेबसाइट्स डेटाबेस यूज करती हैं। ठीक है, लोकल सिस्टम पे लोग डेटा स्टोर करने के लिए भी कई बार
डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, अब ये डेटाबेस जो है, इसको बनाने के लिए या इससे इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल का। ठीक है, तो एसक्यूएल को एक लैंग्वेज की तरह समझो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं इसको। और ये लैंग्वेज डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने के लिए होती है। तो उसमें डेटा, अगर मतलब डेटा डालने के लिए, डेटा निकालने के लिए, डेटाबेस में क्या डेटा है वो देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एसक्यूएल यूज होता है। तो अब एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, उसमें उसका क्या मीनिंग है कि नॉर्मल जैसे किसी वेबसाइट में अगर एसक्यूएल यूज हो रहा है, कोई डेटाबेस है, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है वेबसाइट, डेटाबेस यूज कर रही है वेबसाइट, तो हम क्या है वहाँ पे अपना खुद का एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो उस डेटाबेस में से हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। मतलब डेटाबेस हो सकता है कि पूरी की पूरी उसमें से इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके। तो उससे पहले थोड़ा सा एसक्यूएल देख लेते हैं कि किस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेसेस। अब इन्होंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ये क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब कि करंट जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। ठीक है, अलग अलग टेबल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और टेबल्स में भी क्या, हम यूजुअली कॉलम्स कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्या कुछ, कोई सैम्पल टेबल में दिया हुआ है। ओके, अच्छा चलो इसका जाते हैं इसमें। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक डेटाबेस दिया हुआ है, उसमें अलग अलग टेबल्स के नाम बताए हुए हैं। अब यहाँ जैसे कैटेगरी टेबल है, तो ये टेबल में क्या है, हम देख रहे हैं तीन अलग अलग कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स के हिसाब से डेटा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स। टेबल्स इस तरह से होते हैं, और टेबल्स में हम अगर कुछ पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करना है तो कॉलम्स लेते हैं। जैसे कस्टमर्स वाला टेबल है, तो इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं? कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट यहाँ पे चलाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। इसका मतलब स्टार मतलब कि सारा का सारा डेटा, सारे कॉलम्स। तो कस्टमर्स नाम का जो टेबल है ये वाला, इसमें जितना भी डेटा है सारा यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे। मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम चाहिए अगर, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पे, स्टार की जगह सिलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो सिर्फ यही टेबल आ गया। मान लो कॉन्टैक्ट नेम और कस्टमर नेम भी चाहिए, तो कॉमा करके फिर से लिख दिया, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम दोनों आ गए। तो इस तरह से कॉलम्स के बेसिस पे हम डेटा रिट्रीव करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है?
ना क्लियर है या कुछ क्वेश्चन है इसमें? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो मुझे कोई कंडीशन देनी है। लेट से यहाँ पे जो सिटी कॉलम है, या लेट से कंट्री के हिसाब से करते हैं कि मुझे सिर्फ उन कस्टमर्स के डिटेल्स देखने हैं जहाँ पे कंट्री जर्मनी हो, मतलब जो जर्मनी के कस्टमर हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं के डिटेल्स जरूर देखने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या एक वेयर क्लॉज लगा दूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं। वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, इसको चलाते हैं। तो अब देखो सारे रिकॉर्ड्स मुझे वही वाले दिख रहे हैं जहाँ पे कंट्री जर्मनी है। चाहो तो सिर्फ एक या दो टेबल्स ही देख सकते हो, एक या दो कॉलम्स, मतलब आईडी। अच्छा, ये सर आईडी, और नेक्स्ट क्या चाहिए, सिटी, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, कस्टमर आईडी और सिटी उन कस्टमर्स का जहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, जर्मनी में रहता है। ठीक है, तो वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, इस हिसाब से हमने वेयर क्लॉज के साथ एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। तो उस कंडीशन के बेसिस पे ही हमें रिजल्ट्स दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ डीबीडब्ल्यू पे दोबारा से, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक यूजर आईडी इस तरह से लिखा हुआ है और हमसे एक यूजर आईडी मांगा जा रहा है। लेट्स से मैं यूजर आईडी सप्लाई करता हूँ 1। लेट्स सी क्या आता है। अच्छा, तो आईडी 1 के लिए फर्स्ट नेम एडमिन, सरनेम एडमिन। ठीक, 2 देखते हैं। 2 के लिए गॉर्डन ब्राउन। तो हो क्या रहा है कि मेरे से एक यूजर आईडी लेके वो उसके जो है फर्स्ट नेम और सरनेम मेरे को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या इस तरह की सिचुएशन में कि बैकग्राउंड में, मतलब सर्वर साइड पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे कोई बता सकता है कि स्टेटमेंट क्या होगी, या कुछ बेसिक आउटलाइन स्टेटमेंट की? सर इस कंडीशन में हमें यूजर आईडी पता करनी है, या फिर एक तरीके से जैसे हमने अभी आपने बताया इसके अंदर हमने सिलेक्शन वाला चीज़ पड़ी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है एसक्यूएल स्टेटमेंट, वो यहाँ पे क्या लगी होगी? तो सर हम क्या इसमें ये लिखेंगे, इसमें हम आईडी डाल रहे हैं तो हमें फर्स्ट नेम और सब नेम पता चल रहा है। हाँ, तो हम सेलेक्ट फर्स्ट नेम, एक्चुअली यहाँ पे आईडी भी दिख रही है, तो सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम सरनेम फ्रॉम। अब ठीक है, हमें एग्जैक्ट टेबल का नाम नहीं पता, तो हम एज गेस लेते हैं कि यूजर्स टेबल होगा। तो सिलेक्ट फर्स्ट आईडी फर्स्ट नेम सरनेम फ्रॉम यूजर्स, वेयर आईडी इज इक्वल टू, और जो आईडी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसकी वैल्यू वो ले रहा है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट होती है बैकग्राउंड में। अब ये जो डीवीडब्ल्यूए है, इसका एक्चुअली क्या सिस्टम है कि अब इन्होंने बनाया ही इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है।
इसलिए इन्होंने बैकग्राउंड में जो सोर्स कोड है वो भी दिखाया होगा, तो इसमें एक्चुअली एसक्यूएल स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। अच्छा ओके, आईडी वो अलग से प्रिंट कर रहा है, पर एक्चुअल स्टेटमेंट में सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, मतलब आईडी की जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो। अच्छा अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डॉलर आईडी है वो एंक्लोज्ड है सिंगल कोट्स में, ठीक है। मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ इनपुट फील्ड में वो यहाँ पे यूज हो रही है। एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहली चीज तो अगर मुझे चेक करना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंगल कोट की मदद से। यहाँ पे सिंगल कोट डालूंगा और एंटर कर दूंगा इसको। तो ये मेरे को कह रहा है यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, तो एरर आ रहा है, मतलब कि पॉसिबल है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल इंजेक्शन करते वक्त ध्यान रखो कि क्या स्टेटमेंट वहां पे होती है। यूजर आईडी इज इक्वल टू 1, या 1 की जगह सिंपली, या तो वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ लो यूजर आईडी इज इक्वल टू 1, और हम इसमें कंडीशन और दे देते हैं, और 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1, कि सिर्फ उसी कॉलम का, सिर्फ उसी केस का हमें डेटा दिखाओ जहाँ पे या तो यूजर आईडी 1 है या फिर 1 इज इक्वल टू 1 है। अब यूजर आईडी 1 तो एक ही केस में होगा जो जिसका पहला यूजर आईडी है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 1 इज ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, ये तो हमेशा ट्रू होगा 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 होता ही है, तो वो तो हर केस के लिए ट्रू ही होगा। तो मतलब कि सारे जो रोज हैं इसमें, इन कॉलम्स के लिए हमें मिल जाना चाहिए। और ये 1 इज इक्वल टू 1 के बाद एक ये ऑक्टथ और भी लगाते हैं, ताकि जब ये वैल्यू ओरिजिनल स्टेटमेंट में वो प्लेस करेगा तो इसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो कमेंट आउट हो जाए, उसको वो ना कंसिडर करे, अदरवाइज क्या एरर आएगा। इसको चला के देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये किया था आईडी इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1, तो इसमें हमें सारा का सारा डेटा मिल गया इस टेबल का। सारा का सारे डेटा मिल गया, सारे कॉलम्स, सारे कॉलम्स नहीं मतलब सारे रोज, तो जितने भी फर्स्ट नेम सरनेम थे सारे मिल गए टेबल में से। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हमने अप्लाई किया, और जितने हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली, एक ही बार में सारा डेटा निकल गया। लेकिन अभी भी क्या है कि जो टेबल है उसमें से हमने सिर्फ जो ओरिजिनल क्वेरी है उसमें यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो हमने वही निकाला सर। लेकिन हमें और भी डेटा निकालने की यहाँ पे कोशिश करनी की, और डेटा भी निकाल सकें, या पूरा का पूरा टेबल ही अगर मैं निकाल सकूँ यहाँ पे, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा। तो अब जहाँ पे एसक्यूएल सिलेक्ट की हमने बात की, वैसे एसक्यूएल में एक और कीवर्ड होता है यूनियन, जो बहुत काम आता है एसक्यूएल इंजेक्शन में। इसमें यूनियन का काम दिया हुआ है, हाँ, ये रहा। अच्छा, तो यूनियन का क्या काम होता है, द यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो
अब हम क्या करते हैं, यूनियन का यूज करके अपनी खुद की सिलेक्ट स्टेटमेंट और डाल देते हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे हमने देखा ओरिजिनल स्टेटमेंट में क्या, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैं जो स्टेटमेंट डालूंगा उसमें भी दो ही कॉलम्स होने चाहिए। कॉलम्स मस्ट हैव द सिमिलर डेटा टाइप्स और कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर। मान लो पहला जो कॉलम है वो नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तो हमारी स्टेटमेंट में भी ऐसे ही होना चाहिए, पहला नंबर दूसरा स्ट्रिंग। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है ये पता करना कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में कितने कॉलम्स हैं एग्जैक्टली। हो सकता है कोई ऐसा कॉलम भी हो जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये ओरिजिनल जो था इसमें किया ऑर्डर बाय वन। ऑर्डर बाय वन मतलब कि जो डेटा, जो रिजल्ट आएगा उसको सॉर्ट करो, किसके अकॉर्डिंग, जो पहला कॉलम है उसके अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय वन किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट वैसे ही नहीं आना था, बट कोई एरर नहीं आया, मतलब एटलीस्ट एक कॉलम तो है ही है। फिर ऑर्डर बाय टू ट्राई करते हैं, ये ऑर्डर बाय टू, ये भी चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब एटलीस्ट दो कॉलम्स हैं हमारे स्टेटमेंट में। ऑर्डर बाय टू मतलब ऑर्डर बाय कॉलम नंबर टू। फिर ऑर्डर बाय थ्री अगर किया, तो यहाँ पे लेकिन उसने एरर दे दिया, अननोन कॉलम थ्री इन ऑर्डर क्लॉज। मतलब कि तीसरा कोई कॉलम है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो जो स्टेटमेंट चल रही है बैकग्राउंड में उसमें दो ही कॉलम्स हैं, तीन नहीं है। मतलब मैं जो, जैसे यूनियन सेलेक्ट के बाद जो भी डालूंगा उसमें दो ही कॉलम्स आने चाहिए। ओके, तो जो यूनियन सेलेक्ट वाला जो पूरा है उसको यूज करके हम काफी कुछ पता करने की कोशिश कर सकते हैं डेटाबेस के बारे में। तो वही देखते हैं कि क्या क्या, किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो डेटाबेस का सबसे पहले तो जो वर्जन होता है, कि डेटाबेस वर्जन कौन सा है, वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है जिसका नाम होता है, तो वर्जन सिंपली, और उसको एक्सेस करने के लिए डबल एट द रेट वर्जन लिखा जाता है। लेकिन अब उसको लिखना कैसे है यहाँ पे, यूनियन सिलेक्ट, हमने क्या देखा था कि दो कॉलम्स है, तो वर्जन तो मैं चाहिए साथ में, बट पहले क्या करूंगा, यूनियन सिलेक्ट नल, क्योंकि एक कुछ ना कुछ डेटा टाइप चाहिए पहले कॉलम को मैच करने के लिए, तो नल दे दिया, वो सारे डेटा टाइप्स को मैच कर जाता है। और डबल एट द रेट वर्जन, तो वर्जन पता चल रहा है यहाँ पे। यूनियन सेलेक्ट बेसिकली है दोनों कॉलम्स को कंबाइन कर देता है, तो फर्स्ट नेम सरनेम और जो भी दूसरा हमने स्पेसिफाई किया, तो फर्स्ट नेम के आगे तो नल था और सरनेम के आगे ये वर्जन वाला वेरिएबल लग गया। तो ये वर्जन है डेटाबेस का जो चल रहा है। फिर डेटाबेस का नाम क्या है, तो वो भी इस तरह से एक वेरिएबल में होता है, सिलेक्ट नल डेटाबेस, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए डेटाबेस और इस तरह से पैरेंथेसिस लगता है। डेटाबेस का नाम क्या है, डीबीडब्ल्यू।
ये पता चल गया। अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें से और इंफॉर्मेशन निकालने की कि अब ये जो डेटाबेस है इसमें और कितने टेबल्स हैं। तो हर टेबल का क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा होता है जो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है उस डेटाबेस के लिए। कि उसमें कितने टेबल्स हैं, क्या है, क्या कितने कॉलम्स हैं, वो सारा उस इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर होता है। तो उसमें से मैं टेबल नेम्स निकालूंगा। उसके लिए यहाँ पे यूनियन सिलेक्ट नल टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, ये इस तरह से लिखा जाता है इसको, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। तो यूनियन सेलेक्ट नल कॉमा टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। तो ये जो है ये सारे टेबल नेम्स है। तो गेस्ट बुक टेबल था जिसमें वो स्टोर्ड एक्सेसेस वाली जो एंट्री हमने डाली थी वो उसमें स्टोर हो रही थी। फिर एक ये यूजर्स वाला टेबल है। तो अब यूजर डेटा जो है वो कहाँ होगा, यूजर्स वाले टेबल में होगा। तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं इस डेटा बेस सॉरी इस टेबल के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। क्या कि इस टेबल में कॉलम्स कौन से हैं। ठीक है, तो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। तो अपन क्या करेंगे, यूनियन सेलेक्ट नल कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स। अब यहाँ पे फिर वेयर स्टेटमेंट लगेगी, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू यूजर्स। तो सबमिट करते हैं। तो जो यूजर्स टेबल है उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं वो दिख रहे हैं। तो यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर और पासवर्ड। तो अब हमें मेनली काम का क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी वो तो उतना काम का है नहीं, यूजर और पासवर्ड। तो अब सीधा सीधा यूजर और पासवर्ड निकालते हैं इसमें से। तो यूनियन सिलेक्ट यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। ये टेबल का नाम हमें पता है यूजर्स है। तो जितने भी यूजर्स हैं, 5 यूजर्स थे, उन सबके यूजर नेम्स और पासवर्ड आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लेता हूँ गॉर्डन बी का, तो अब ये क्या पासवर्ड नहीं है, एक्चुअली पासवर्ड हैशेस है। तो या तो मैं इसको अपने सिस्टम पे क्रैक कर सकता हूँ, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आती हैं इस काम के लिए, crackstation.net जैसे एक वेबसाइट है, मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसने क्रैक करके रिजल्ट बता दिया क्या है, ABC 123। तो मेरे को पता चल गया कि जो गॉर्डन बी है उसका पासवर्ड है ABC 123। अब मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ इस यूजर आईडी से। ठीक है, तो यूर लॉग्ड इन एज गॉर्डन बी।
तो इस तरह से हमने फिर एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके यहाँ पे यूजर नेम्स और पासवर्ड निकाल लिए। ठीक है, जितना डेटा हमें नॉर्मली मिलता है टेबल से, उससे ज़्यादा डेटा हमने निकाला एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करके। अब यहाँ पे अगर मैं सोचो बर्ब सूट में यूज करना चाहता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने क्वेरी लिखी, ये क्वेरी लिखी, ठीक है, और अब सिलेक्ट करते हैं, बर्ब में आ गई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंड टू रिपीटर। तो रिपीटर में क्या होता है, मैं क्वेरी को बार बार सेंड करके देख सकता हूँ। जैसे ये क्वेरी है, इसको सेंड किया, क्या रिस्पॉन्स आया यहाँ पे पता चल रहा है। तो डीबीडब्ल्यू यहाँ पे हमने जो क्वेरी यूज की थी, ये डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए थी। तो बेसिकली ये क्या है, इसको यूआरएल इनकोड किया हुआ है उसने, इसलिए इस तरह से दिखता है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे नल डेटाबेस की जगह कुछ और डालना है, तो मैं सिंपली इस क्वेरी में चेंजेस करके रिजल्ट देख सकता हूँ। जैसे आईडी इज इक्वल टू क्या किया, इसी में मैंने चेंज किया, ये यूनियन सिलेक्ट नल डबल एट द रेट वर्जन वाला उसमें किया। अच्छा, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो सेम यूज कर रहे हैं। इसको क्या यूआरएल इनकोड किए बिना वो नहीं ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम एक्स्ट्रा डेटा निकाल सकते हैं। फिर आता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये किया था, सिंगल कोड डाल के एंटर किया था, तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या था कि वो तुरंत एरर दिखा रहा था, यू हैव एन एरर इन योर सिंटैक्स। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में इस तरह से वो एरर नहीं दिखाता। ठीक है, कोई एरर वगैरह कुछ शो नहीं होगा स्क्रीन पे। तो मान लो तुमने सिंटैक्स गलत लिखा है स्टेटमेंट का, तो भी कुछ शो नहीं होगा। कोई एरर है तब भी कुछ शो नहीं होगा। इसलिए उसको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन
पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें एक टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं उसको, वो चीज हम चेक करते हैं उसके थ्रू। मतलब जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले हम और दे रहे थे ना, इसमें और नहीं देंगे, एंड देंगे। एंड से 1 एंड स्लीप 15। तो इससे क्या होगा, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी, तो ये स्लीप 15 क्या करेगा, इस सर्वर को 15 सेकंड के लिए इनएक्टिव कर देगा, तो तब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। देखते हैं। देखो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा सर्वर से, 15 सेकंड खत्म होंगे उसके बाद ही रिस्पॉन्स आएगा। मतलब जो स्लीप 15 है वो चीज काम कर रही है, तो उसकी वजह से सर्वर 15 सेकंड तक रिस्पॉन्स नहीं देता। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई एरर वगैरह कुछ शो नहीं होता। अब इसमें अगर मैं सेम स्टेटमेंट डालूं, यूनियन सेलेक्ट यूजर पासवर्ड वाला, तो मुझे दिख रहे हैं सारे डिटेल्स। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारा टॉपिक जो है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट हैकिंग का यहाँ पे एंड होता है। अगर सर कोई प्रैक्टिकल ऐसे एसक्यूएल इंजेक्शन किसी पे ट्राई करना हो तो सर, ये तो DWA में हमने सिखाने के लिए बता रखा है इसमें हाँ, अगर वैसे प्रैक्टिकल किसी भी साइट पे करना हो, कुछ है आपके पास साइट जिस पे हम कर सकें? नहीं, लाइव वेबसाइट्स पे हम लोग, वही है, लाइव वेबसाइट पे करने की तुम्हें परमिशन नहीं होती है। नहीं सर, कोई भी एक एग्जाम्पल सिखाने के लिए बना रखी हो कोई? सिखाने के लिए DWA सिखाने के लिए तो है यार। चलो ठीक है सर। अगर वेबसाइट वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन को, तो जैसे DWA यहाँ पे बिहेव कर रहा है वैसे ही वो वल्नरेबल वेबसाइट भी बिहेव करेगी। चेक करने के लिए मैंने बताया, सिंगल कोड देके ट्राई करो कि कोई एरर आता है या नहीं। ब्लाइंड में तो नहीं आएगा, बट इसमें आएगा, नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन में अगर वल्नरेबल है तो। अक्सर जहाँ लॉगिन पेजेस होते हैं वहाँ ट्राई की जाती है ये चीज़। या कहीं भी ID इज इक्वल टू तरह का कोई भी पैरामीटर होता है वहाँ इस तरह की चीज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। अगेन लाइव वेबसाइट्स में मत करना है इसकी कोशिश। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट उसमें करते हैं स्टार्ट। भी 5 मिनट में अलग से करने का मतलब नहीं।
अच्छा, कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। नो सर। ओके। सर वैसे इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? इन्यूमरेशन मतलब कोई चीज, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना, इन्फॉर्मेशन लिस्ट करना किसी चीज के बारे में। ओके, मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कहीं। हाँ, ओके सर, अक्सर स्कैनिंग के साथ आता है, स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन। ठीक है सर। स्कैन्स करके अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम्म निकालना। हम्म